लेकर के एक और नई ऑडियो बुक समरी आप सभी के लिए। तो अब शुरू करते हैं आज की इस समरी को। इस बुक का नाम है 1000 Ways to Make $1000, एक्चुअल एक्सपीरियंस पर बेस्ड प्रैक्टिकल सजेशंस। खुद का बिजनेस शुरू करने के लिए और अपने खाली टाइम में पैसा कमाने के लिए। ये बुक लिखी गई है FC मिनाकर द्वारा। तो चलिए जानते हैं इस किताब के बारे में जो हमें इतने सारे तरीके बताने वाली है पैसा कमाने के लिए। लेकिन उससे पहले एक सवाल कि क्या आप भी $1000 कमाने के 1000 तरीके जानना चाहते हैं? इस बुक में हम आपको अलग अलग लोगों की कुछ ऐसी ही स्टोरीज बताने जा रहे हैं जो अपना खुद का बिजनेस शुरू करने में सक्सेसफुल रहे और आज एक हैप्पी लाइफ जी रहे हैं। इनमें से कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनके पास पहले कोई जॉब ही नहीं थी और कुछ ने यंग एज में ही अपना काम शुरू कर दिया था। हालांकि इन लोगों को हर तरह की मुश्किल आई, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। 1000 Ways to Make $1000 सबसे पहले 1930 में छपी थी। ये एक क्लासिकल बुक है जिसके प्रिंसिपल्स आज भी काफी रेलेवेंट है। फेमस ऑथर वॉरेन बफे अपनी एज में इस बुक को पढ़ करके इंस्पायर हुए थे, इसीलिए आज की जनरेशन के लिए इसे फिर से अवेलेबल कराया जा रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं हाउ टू स्टार्ट योर ओन बिजनेस। अपना खुद का बिजनेस आज ही शुरू करें, इससे अच्छा मौका फिर नहीं मिलेगा। अगर आपको लगता है कि आपका प्रोडक्ट या सर्विस जो आप दे सकते हैं वो लोगों को पसंद आएगी, तो आज से ही अपने बिजनेस की शुरुआत करें। कल का वेट ना करें और ना ही ये सोच करके अपना टाइम वेस्ट करें कि अभी सिचुएशन ठीक नहीं है, क्योंकि जो आप अभी नहीं कर सकते वो कभी नहीं कर सकते। लोगों को जो कहना है कहने दीजिए। अगर आप उन मुश्किलों के बारे में सोच रहे हैं जो बिजनेस में फेस करनी पड़ेगी, तो आप कोई स्टेप ले ही नहीं पाएंगे। इसीलिए टेंशन छोड़कर अभी से शुरुआत कीजिए। बस आपके अंदर डिटर्मिनेशन, एक ड्राइव होनी चाहिए जिसे लोग गट्स बोलते हैं। अगर आपके अंदर भी सक्सेसफुल होने की गट्स है तो आप कभी भी हार नहीं सकते। बेशक शुरुआत में कुछ मुश्किलें आपको फेस करनी पड़े, तो आपका गोल है सक्सेसफुल होना, पैसा कमाना, ताकि आप एक बेहतर लाइफ जी सके। और ये सब पाने के लिए आप अभी से अपनी जर्नी को शुरू कर दीजिए। तो अब शायद आप सोच रहे होंगे कि आपके पास बिजनेस में लगाने के लिए पैसा तो है नहीं, लेकिन उसका भी अरेंजमेंट हो सकता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आपके अंदर वो विल पावर होनी जरूरी है। अपना खुद का बिजनेस शुरू कीजिए और कल नहीं आज ही कीजिए। गुस्तावो स्विफ्ट की स्टोरी से आप इंस्पिरेशन ले सकते हैं। एक यंग मैन जिसे चलने फिरने की दिक्कत थी, वो एक छोटे से विलेज में रहता था। उसके पास पैसा नहीं था, लेकिन उसके अंदर एक गट्स थी। उसके गांव के बाकी यंग बॉयज भी पैसा कमाने के लिए कुछ करना चाहते थे, लेकिन स्विफ्ट ने अपना टाइम सोचने में वेस्ट नहीं किया। उसने शुरुआत की। उसे मीट की ड्रेसिंग आती थी, तो उसने एक मीट का बड़ा सा पीस लिया और उसकी बढ़िया सी ड्रेसिंग कर दी। फिर वो मीलों दूर चलकर गया और उस बढ़िया क्वालिटी के मीट को बेचने के लिए। उसे ये काम बुरा नहीं लग रहा था, बल्कि उसे तो एक एडवेंचरस टाइप का लग रहा था। फिर कुछ टाइम के बाद वो शिकागो आ गया, जहाँ उसने अपना स्विफ्ट पैकिंग बिजनेस शुरू किया। और आज स्विफ्ट का नाम लीडिंग प्रोसेस्ड मीट ब्रांड्स में से एक है। आपके पास भी बहुत सारे बिजनेस आइडियाज होंगे, लेकिन उनमें से आपको कोई एक बढ़िया वाला चूज करना है जिसके बारे में आपको थोड़ी बहुत नॉलेज हो। जैसे कि मिसेस स्नीड ने अपना टोमेटो जूस का बिजनेस खोला। ये तब की बात है जब डिप्रेशन का दौर था। स्नीड फैमिली एम्स्टॉन इलिनॉइस में रहती थी। मिस्टर स्नीड की जॉब चली गई थी और अब पूरी फैमिली को सरवाइव के लिए भी स्ट्रगल करना पड़ रहा था। उनके 2 बेटे कॉलेज स्टूडेंट थे। एक दिन किसी दोस्त ने उन्हें फ्रेश टोमेटोज का एक बॉक्स भेजा, तो मिसेस स्नीड ने सोचा क्यों ना टोमेटो जूस बनाया जाए। उन्होंने उन फ्रेश और जूसी टोमेटो का टेस्टी जूस निकाला और अपने नेबर्स को भी कुछ बॉटल्स भिजवा दी। उनका टोमेटो जूस लोगों को बड़ा पसंद आया। मिसेस स्नीड को लगा कि ऐसा जूस तो वो बहुत बना सकती है। उन्होंने ये आइडिया अपने हस्बैंड और दोनों बेटों को बताया और इस तरीके से उन्होंने टोमेटो जूस का बिजनेस शुरू कर दिया, जिसका नाम रखा गया मॉर्निंग ग्लोरी टोमेटो जूस। हालांकि मॉर्निंग ग्लोरी मार्केट में मिलने वाले दूसरे ब्रांड से थोड़ा सा कॉस्टली था, लेकिन फिर भी लोग इसे लेते थे, क्योंकि एक तो ये टेस्टी था, दूसरा ये होममेड था, यानी कि घर का बना हुआ। मॉर्निंग ग्लोरी फ्रेश और बढ़िया क्वालिटी के टोमेटो से बनता था, इसीलिए इसकी क्वालिटी बेटर थी। उनका बिजनेस इतना चला कि स्नीड्स को रेल रोड के साथ में एक प्लांट रेंट पर लेना पड़ा। उनके कस्टमर्स बढ़ते जा रहे थे, ज्यादा जूस के लिए टोमेटोज की डिमांड थी। अब वे होटल्स और रेल रोड कंपनीज को भी सप्लाई करते थे। फिर धीरे धीरे मॉर्निंग ग्लोरी ने बाकी फूड प्रोडक्ट्स भी रखने शुरू कर दिए और ये सब हुआ मिसेस स्नीड के आइडिया से, जो उन्हें अपने किचन में आया था। तो $1000 से क्यों बिजनेस शुरू किया जाए? क्योंकि ये अमाउंट रीजनेबल है जो आपको फोकस और मोटिवेशन देगा। ज्यादातर लोग इसीलिए फेल होते हैं क्योंकि उनके बिजनेस में टारगेट की कमी होती है। अमाउंट सेट करने से आपके पास एक क्लियर ऑब्जेक्टिव होगा
ऑटो स्कैंगलिंग 21 की एज में ही खुद का बिजनेस शुरू करना चाहता था। उसने $100 में कैंडी मेकिंग मशीन ली। उसे कैंडी बिजनेस में सक्सेस दिख रही थी। उसने कैंडीज का फर्स्ट बैच बनाया, लेकिन उसकी कैंडीज बिल्कुल नहीं बिकी। ऑटो ने वही मिस्टेक की जो अक्सर बाकी बिजनेसमैन करते हैं। अगर आप अपनी पसंद का प्रोडक्ट बनाओगे तो वो शायद ही बिके, लेकिन अगर आप लोगों की पसंद का प्रोडक्ट बनाओगे तो वो जरूर बिकेगा। ऑटो ने अपनी चॉइस की कैंडीज बनाई थी, लेकिन उसने कस्टमर की चॉइस के बारे में नहीं सोचा। लेकिन ऑटो अपनी मिस्टेक को जल्दी ही समझ गया। उस टाइम 3 टाइप की बेस्ट सेलिंग कैंडीज थी जो लोगों को बड़ी पसंद थी, और ये चॉकलेट, पीनट और कैरेमल के टेस्ट में आती थी। ऑटो को एक कैंडी बार के लिए परफेक्ट रेसिपी बनाने में 3 साल लगे। उसने तीनों बेस्ट सेलर टेस्ट एक ही कैंडी में डाल दिए थे, और इस तरीके से बेबी रूथ का जन्म हुआ। इस कैंडी बार में चॉकलेट, पीनट और कैरेमल तीनों फ्लेवर थे, और प्राइस भी बस 5 सेंट पर बार। तो ऑटो ने बेबी रूथ नाम इसीलिए रखा क्योंकि ये बोलने और याद करने में बहुत ही इजी लग रहा था। उसने $1000 लगाए थे, लेकिन अब वो इससे कहीं ज्यादा कमा रहा था। अब आगे बात करते हैं मिसेस मैकडॉगल की, जो कि न्यूयॉर्क सिटी में रहने वाली एक विडो थी। अपने हस्बैंड की मौत के बाद वो अकेले ही तीनों बच्चों को पाल रही थी। अपने घरेलू कामों के अलावा उसे एक ही काम आता था, और वो था कॉफी ब्लेंडिंग बिजनेस, जो उनके हस्बैंड चलाते थे। लेकिन मिसेस मैकडॉगल के पास ज्यादा पैसा नहीं था इन्वेस्ट करने के लिए। उनके साथ जो बाकी के कॉफी बिजनेस चलाने वाले थे, उन्हें लगता था कि वो 6 मंथ से ज्यादा नहीं टिक पाएगी। लेकिन मिसेस मैकडॉगल ने उन सबको रॉन्ग प्रूव किया। जी हाँ, उन्होंने न्यूयॉर्क में 75 मील्स तक का एरिया मैप किया और पर्सनली अपने बिजनेस के लिए मार्केटिंग की। उन्होंने हॉस्पिटल्स, क्लब्स और सैनिटोरियम्स में सप्लाई शुरू कर दी। सिर्फ 2 साल में ही मिसेस मैकडॉगल ने $20,000 कमाए। उनकी रेपुटेशन बढ़िया थी, इसीलिए ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल के पास उन्होंने खुद का एक कॉफी शॉप खोल दिया। अपने मेन्यू में उन्होंने कॉफी के साथ कुछ स्नैक्स भी ऐड कर दिए। आने वाले टाइम में मिसेस मैकडॉगल ने न्यूयॉर्क सिटी में 6 और कॉफी शॉप्स खोली। जब वो 65 की थी तो बहुत बड़े डिप्रेशन का टाइम था, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। मिसेस मैकडॉगल ने इसी टाइम 3 और शॉप्स खोली। कोई और लेडी होती तो ऐसे मुश्किल टाइम में हार मान लेती, लेकिन मिसेस मैकडॉगल ने कभी हार नहीं मानी। उनके अंदर अपनी सक्सेस को लेकर बड़ा गट्स था। तो ये थी मिसेस मैकडॉगल की कहानी। अब आगे हम बात करते हैं सेलिंग एज अ बिजनेस के बारे में। जी हाँ, एक सेल्स एजेंट होने के कई एडवांटेजेस होते हैं। कस्टमर्स की गुडविल और ट्रस्ट ही आपकी रियल कैपिटल है। सेल्स पर्सन को रेज का वेट नहीं करना पड़ता, वो जितना चाहे उतना कमा सकता है, और ना ही उसे सारा दिन ऑफिस में बैठना पड़ता है। सेलिंग करना ना एक्चुअली बहुत ही मजेदार काम है। आप कितने सारे नए लोगों से मिलते हैं, कई सारे सक्सेसफुल और इन्फ्लुएंशियल लोग आपको जानते हैं और आप उन्हें जानते हैं। आप किसी के अंडर में नहीं बल्कि अपनी मर्जी से इंडिपेंडेंट होकर के काम करते हैं। जब तक कस्टमर से आपके अच्छे रिलेशन हैं, आप पैसा कमाते रहेंगे। सेल्स एजेंट एक तरीके से लोगों को एजुकेट करते हैं। आप घर, वॉशिंग मशीन, वैक्यूम क्लीनर या जो कुछ भी लेते हैं, एक सेल्स एजेंट ही आपको प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए मोटिवेट करता है। मतलब ये कि सेल्स एजेंट्स लोगों की जिंदगी में हैप्पीनेस और सेटिस्फैक्शन लाते हैं। लूसीले एंथोनी एक सिंगल पेरेंट है। उसका हस्बैंड उससे अलग रहता है, इसीलिए उनके 6 महीने के बेबी को पालने की रिस्पॉन्सिबिलिटी अब उसके ऊपर है। उसने सिल्क स्टॉकिंग्स बेचने का काम शुरू किया। एक मैन्युफैक्चरर ने लूसीले को हायर किया कि वो घर घर जाकर के स्टॉकिंग्स बेचे। उसे 6 डिफरेंट कलर्स के सैंपल दिए गए। वो पहले अपनी दोस्त के पास गई। लूसीले को स्टॉकिंग्स पहनना बहुत पसंद था। उसने अपनी दोस्त को भी ये स्टॉकिंग्स लेने के लिए बोला। जितनी औरतों को वो जानती थी, लूसीले ने सबको अप्रोच किया, यहाँ तक कि अनजान लोगों को भी। लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वो जिनके भी घर जाती यही जवाब मिलता, आज नहीं, आई एम बिजी, मेरे पास पैसे नहीं है, तुम ना अगले हफ्ते आना। तो लूसीले बोलती कि मुझे पता है आप बहुत बिजी है मिसेस स्मिथ, लेकिन मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? लूसीले तब तक कोशिश करती जब तक कि लोग उसे घर के अंदर नहीं बुला लेते थे, और जैसे ही वो अंदर घुसती सैंपल्स दिखाने शुरू कर देती। उसका एंथुजियाज्म ऐसा था कि औरतें उससे सिल्क स्टॉकिंग्स लेने के लिए मजबूर हो जाती। एक बार तो उसने यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में कमेंसमेंट एक्सरसाइज से पहले 2 सोरोटी हाउसेस को कॉल किया, जहां उसने 2 ग्रुप में डेमो दिया। उसे तुरंत ही 56 जोड़ी के ऑर्डर्स मिल गए। उसकी सेल इंक्रीज हो रही थी और सिल्क स्टॉकिंग कंपनी से उसे काफी अच्छा खासा कमीशन भी मिलता था। कस्टमर चाहे लाख बना करे, लेकिन लूसीले को कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसे बेचने का पैशन था, क्योंकि वो अपने प्रोडक्ट के बारे में अच्छे से जानती थी। इसीलिए उसे पता था कि लोगों को कैसे कन्विंस करना है। ऐसा नहीं था कि हर कोई उसका प्रोडक्ट लेता था। उसे कई बार रिजेक्शन भी फेस करना पड़ा।
फिर भी लूसीले कभी भी पीछे नहीं हटी। जॉर्ज कॉनराड की स्टोरी भी एग्जैक्टली कुछ ऐसी ही है। वो भी कभी हार नहीं मानता था। वो स्लाइसिंग मशीन्स का सेल्स एजेंट था। अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए वो ग्रोसरीज, रेस्टोरेंट्स और मीट स्टोर्स में जाया करता। जॉर्ज शॉप में घुसता और शॉपकीपर को स्लाइसिंग मशीन की एक कलरफुल इमेज दिखा करके पूछता, कैसा लगा आपको? तो शॉपकीपर का जवाब होता, अच्छा है, लेकिन मैं इतनी एक्सपेंसिव स्लाइसिंग मशीन नहीं ले सकता। तो जॉर्ज अपनी कार से असली मशीन लेकर दुकान के काउंटर पे रखकर बोलता, ये कम रेट वाला स्लाइसर है, लेकिन देखने में एक्सपेंसिव लगता है। आप एक स्लाइसर का कैश में कितना प्राइस दे सकते हैं? तो दुकान वाला बोलता, आजकल बिजनेस स्लो चल रहा है तो मैं $10 से ज्यादा नहीं दे पाऊंगा। जॉर्ज थोड़ी नाह नुकुर करके स्लाइसर का रियल प्राइस बता देता है। वेल, अगर आप इतना अफोर्ड कर सकते हैं तो पैसे निकालिए। वैसे ये स्लाइसर आपको सिर्फ $60 में पड़ेगा। शॉप ऑनर्स हैरान रह जाते। स्लाइसर का एक्चुअल रेट उनकी एक्सपेक्टेशन से कम निकला। तो इस तरीके से एक हफ्ते में जॉर्ज की 40 के अराउंड स्लाइसिंग मशीन बिक जाती थी, क्योंकि वो अपने प्रोडक्ट का बढ़िया डेमो देता था और लो प्राइस होने के बावजूद उसकी मल्टीपल बेनिफिट्स गिना देता। डेमोन्स्ट्रेशन और सैंपल्स हर सेल्स एजेंट का एसेट होते हैं। ड्वाइट रिची ने अपने मेंडिंग फ्लूइड्स डेमोस से खूब सारा पैसा कमाया। नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, लोग उसे मना कर देते थे। लेकिन ड्वाइट बोलता कि कोई बात नहीं, मैं बस आपको फैब्रिक रिपेयर करने का एक डेमो दिखा रहा हूँ। ड्वाइट हमेशा अपने साथ कुछ सैंपल फैब्रिक लेकर के चलता था, जिसे वो अपने प्रोडक्ट से रिपेयर करके दिखाता। अगर आपकी सिल्क स्टॉकिंग से कोई धागा निकल जाए तो बस थोड़ा सा मेंडिंग फ्लूइड लेकर के टच कर दीजिए। इससे आप बड़ी जल्दी और आसानी से रिपेयर कर सकते हैं। अपने डेमो के बाद वो कस्टमर को मेंडिंग फ्लूइड हाथों में पकड़ा देता। आप 2 ट्यूब्स लेंगे या 3? प्राइस है 25 सेंट्स। और इस तरीके से वो अर्ली मॉर्निंग से शाम तक डोर टू डोर सेलिंग करता। ड्वाइट ने प्रूव कर दिया था कि अगर पैसा कमाने का शौक हो तो घर से निकल करके हार्डवर्क तो आपको करना ही पड़ेगा। अगर आप फ्रैंक डिप्रियस से पूछे कि $1000 कैसे कमाए जाते हैं, तो वो तुरंत बोलेगा, फायर एक्सटिंग्विशर्स बेचकर। फ्रैंक ने अपने फर्स्ट $1000 सिर्फ 6 हफ्ते में कमाए। हालांकि ये उतना भी इजी जॉब नहीं था। उसने ढेर सारे सेल्स कॉल्स किए, लेकिन फर्स्ट मंथ में उसे एक भी ऑर्डर नहीं मिल पाया। तो फिर उसे रियलाइज हुआ कि वो गलत लोगों को ट्राई कर रहा है। वो उन लोगों को कॉल करता था जिन्हें फायर एक्सटिंग्विशर की कोई जरूरत ही नहीं थी। तो फ्रैंक ने अपनी फोन डायरेक्टरी को केयरफुली चेक किया। उसमें से उसने कुछ कंपनीज चूज की जहां उसका प्रोडक्ट काम आ सकता था। कुल मिलाकर के एक डिस्ट्रिक्ट में 27 फर्म्स थी। फ्रैंक ने अपना टाइम और एनर्जी बचाने के लिए एक रूट प्लान तैयार किया ताकि वो सबको विजिट करता चले। बस फिर क्या था, उसका काम बन गया और अब वो डेली के 12 फायर एक्सटिंग्विशर्स बेचता था। उसने एक स्मॉल फैक्ट्री के लिए 10 यूनिट्स रखे हैं और अब उसका टारगेट है वेयर हाउसेज, बड़ी फैक्ट्रीज और गैराज, जिससे कि उसका वीकली कमीशन $300। अब बात करते हैं मेकिंग थिंग्स टू सेल। इसमें एग्जैक्टली आपको क्या करना है, आइए जानते हैं। जर्मनी में एक विलेज था जहाँ पर एक टाइम में एक्सीलेंट वुड कार्विंग का काम होता था। इस गांव के लोग रिलीजियस स्टेचूज बनाने में एक्सपर्ट थे और उनकी बनाई हुई चीजें हाई क्वालिटी और बड़ी आर्टिस्टिक मानी जाती थी। अगर विलेज में 1 या 2 आर्टिस्ट होते तो माना जा सकता था कि उनके पास नेचुरल टैलेंट है, लेकिन वहाँ तो पूरा का पूरा गांव ही आर्टिस्ट से भरा था। जिसको देखो वही वुड कार्विंग में एक्सपर्ट है। तो यही साबित हुआ ना कि इंसान चाहे तो कोई भी स्किल लर्न कर सकता है। अगर आप में कोई टैलेंट है तो आपकी प्रैक्टिस से उसे और निखार सकते हैं आप। जीनियस इज 10%, इंस्पिरेशन है 90% परसेप्शन। अक्सर फेमस राइटर्स, म्यूजिशियंस या एथलीट्स से लोग जलते हैं क्योंकि ये लोग जन्म से ही टैलेंटेड होते हैं, लेकिन लोगों को ये नहीं पता होता है कि उनकी घंटों की मेहनत और प्रैक्टिस से उन्होंने अपने टैलेंट को और निखारा है और इस लेवल तक पहुँचे हैं। जरा अपने फेवरेट ऑथर के बारे में सोचिए। राइटिंग के लिए अपने पैशन की वजह से ही वे लोग इस मुकाम तक पहुँचे हैं। एक परफेक्ट स्टाइल के लिए उन्होंने न जाने कितनी मेहनत की होगी और दिन रात प्रैक्टिस करके ही उन्होंने बेस्ट सेलिंग किताबें लिखी होगी। हर एक्सपर्ट आर्टिस्ट कभी एक बिगनर रहा होगा। कोई भी राइटर फर्स्ट ट्राई में ही राइटर नहीं बन जाता। अगर आप भी एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो तो कहीं ना कहीं से आपको शुरुआत तो करनी ही पड़ेगी। फेल हो भी गए तो क्या, हार मत मानिए, फिर से ट्राई कीजिए। आप तभी सक्सेसफुल होंगे जब आप अपने ट्रैक पर रहेंगे। ऐसा क्या है जो आप करना चाहते हैं? हो सकता है कि यही आपका फ्यूचर बिजनेस बन जाए। शायद आपने अपनी जरूरतों की वजह से कोई करियर चूज किया हो, लेकिन आपकी हॉबी कुछ और हो। तो अगर आपकी हॉबी आपका बिजनेस बन जाए तो इससे बढ़िया बात और क्या हो सकती है। जहाँ आप रहते हैं वहाँ कम्युनिटी कैसी है? क्या उसमें काफी बच्चे हैं? क्या आपकी सोसाइटी के लोग अपार्टमेंट्स में रहते हैं? आप एक फिशिंग विलेज में रहते हैं या क्राउडेड सिटी में? आपको कोई ना कोई ऐसा प्रोडक्ट तो मिल ही जाएगा जो आप अपनी कम्युनिटी में बेच सके। अगर आपके पास बेचने के लिए कुछ है
तो सबको बताइए, घर से निकलो और अपना प्रोडक्ट बेचो। बिली बी ने भी कुछ ऐसा ही किया। वो एक कॉमेडियन था जो कि एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बना। वो एक थिएटर में कॉमेडियन था, लेकिन फिर उसे जॉब छोड़नी पड़ी क्योंकि उसे टीबी की बीमारी हो गई थी। उसके पास इतना पैसा भी नहीं था कि वो अपना ट्रीटमेंट करवा सके, तो उसके कुछ कलीग्स और दोस्तों ने मिलकर के उसकी मदद की। 2 सालों तक वो न्यू हम्पशायर के पाइन फॉरेस्ट में रहा, जहाँ पर उसे ये बिजनेस आइडिया आया। बिली को पाइन ट्रीज की स्मेल बड़ी पसंद थी। उसे आइडिया आया कि क्यों ना इसका बिजनेस किया जाए। आखिर जो लोग पाइन ट्री की स्मेल को पसंद करते हैं, उनमें से कई लोग पैसे या टाइम ना होने की वजह से फॉरेस्ट में जाकर के फ्रेश पाइन की स्मेल नहीं ले पाते हैं। तो बिली को आइडिया आया क्यों ना पाइन ट्री सोप बना करके बेचा जाए। उसने एक सोप मेकर ढूंढा जो उसके लिए ये सोप बना सकता था, लेकिन सेलिंग का काम बिली को खुद करना था। बिली ये सोच करके हंस पड़ा कि वो पूरी जिंदगी कॉमेडियन रहा था। उसने आज तक एक भी चीज नहीं बेची थी, लेकिन तभी उसे फील हुआ कि वो सारी जिंदगी सेलिंग ही तो करता रहा। हर रात वो अपने जोक्स और एक्ट्स ऑडियंस को बेचता आया था। उसने सोप्स अपनी पॉकेट्स में भर लिए और बेचने के लिए निकल पड़ा, लेकिन उसके रास्ते में काफी सारे चैलेंजेस थे। ड्रग स्टोर वाले ने उसका सोप लेने से मना कर दिया और एडवर्टाइजिंग के लिए बिली के पास पैसे नहीं थे। तो बिली को एक और आइडिया आया। वो अक्सर होटल्स पे अपने शो किया करता था। इस वजह से उसे कंट्री के ऑलमोस्ट सारे होटल मैनेजर्स जानते थे। एक होटल ने उसे ट्रायल ऑर्डर की परमिशन दे दी। बिली ने अपने सोप्स बढ़िया तरीके से पैक किए और उन पर एक स्टिकर लगा दिया जिसमें लिखा था, दिस सोप विल कीप एवरीथिंग क्लीन बट योर कॉन्शियस। अगले ही दिन उसे गेस्ट का नोट मिला जिसमें लिखा था कि डियर बिली, मुझे तुम्हारा सोप बहुत पसंद आया और मुझे 6 सोप्स और चाहिए, तो ये रहे तुम्हारे पैसे। और इस तरीके से बिली की कमाई शुरू हो गई थी। बाकी गेस्ट से भी उसे काफी सारे ऑर्डर्स मिल रहे थे। तो कहने का मतलब ये है कि आपकी बीमारी या जॉब छूट जाने का मतलब ये नहीं है कि अब आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। बिली ने अपना करियर सक्सेसफुली शिफ्ट किया। उसने साबित कर दिया कि एक कॉमेडियन भी एंटरप्रेन्योर बन सकता है और एक हाउसवाइफ या विडो भी। अब आगे बात करते हैं मिसेस स्मिथ की, जो कि विडो थी और ब्रुकलिन में रहती थी। उनका एक ही शौक था, बेकिंग करना। एक दिन सुबह अपने लिए ब्रेड बेक करते टाइम उन्हें खुद का फूड स्पेशलिटी बिजनेस शुरू करने का आइडिया आया। तो उसने कॉफी शॉप्स और टी रूम्स में जाकर के अपने प्रोडक्ट्स बेचने शुरू किए। उसे कॉफी, केक, नट ब्रेड और डोनट के ऑर्डर्स मिलने लगे। एक टी रूम तो उनसे डेली पाई और रोल्स ऑर्डर करता था। एक दिन मिसेस स्मिथ ने अपने बेटे को एक टूरिस्ट कैंप में भेजा। उनका बेटा अपनी साइकिल में एक कुकीज, पाई और काफी सारे केक से भरी एक बास्केट लेकर गया। जॉनी ने सारा सामान बड़ी इजीली बेच दिया था और उसे काफी सारे ऑर्डर्स भी मिले थे। उसने घर आकर के ये बात मिसेस स्मिथ को बताई। फिर तो पूरे समर दोनों टूरिस्ट कैंप में बेकिंग प्रोडक्ट्स डिलीवर करते रहे। जब विंटर सीजन आया तो मिसेस स्मिथ को एक और अपॉर्चुनिटी मिली। उन्होंने पार्टी सीजन के लिए भी चीजें बेक करनी शुरू कर दी। उन्हें हेलोवीन पार्टी के लिए ढेर सारे ऑर्डर्स मिले। पार्टी ऑर्गेनाइजर्स जानते थे कि मिसेस स्मिथ पूरे टाउन में सबसे बेस्ट डोनट्स बेक करती है, इसीलिए सारे के सारे ऑर्डर्स उन्हीं को दे दिए गए। मिसेस स्मिथ की सक्सेस का सीक्रेट यही था कि उनके प्रोडक्ट्स इतने ज्यादा टेस्टी होते थे कि लोग दोबारा लेने आते थे। पार्टीज, हॉलिडे या संडे नाइट डिनर में उनके बेक्ड आइटम्स की बड़ी डिमांड थी। मिसेस स्मिथ को बेकिंग से प्यार था और यही उनकी सोर्स ऑफ इनकम भी बन गया था। इससे बेहतर और क्या हो सकता था। अब अगर बात करें मिसेस नेप की, तो अपनी प्रेस्ड चिकन रेसिपी के लिए वो काफी फेमस थी। उनकी फैमिली का मिशिगन में एक पोल्ट्री फार्म था। स्पैंड हैन खाने में बड़ी हार्ड होती है और ब्रीडिंग सीजन के बाद मिसेस नेप ओल्ड चिकन्स को अपने प्रेशर कुकर में 40 मिनट तक पकाती थी। इससे कुकिंग का टाइम शॉर्ट होता ही था, साथ ही साथ चिकन भी टेस्टी बनता था। फिर वो चिकन को क्रॉस सेक्शन में काटती थी, उसमें सीजनिंग और चिकन स्टॉक डालती थी। कोई स्पेशल ऑर्डर मिलता तो मिसेस नेप उसमें ऑलिव्स, स्लाइस्ड वेजिटेबल्स और हार्ड बॉइल्ड एग्स भी डाल देती थी। वो एक ओल्ड कहावत है ना, इफ लाइफ गिव्स यू लेमन्स यू शुड मेक सम लेमनेड। लेकिन मिसेस नेप के लिए ये कहावत कुछ ऐसी थी, इफ यू हैव हंड्रेड्स ऑफ स्पेंट हैंड्स यू शुड मेक टेस्टी प्रेस्ड चिकन। तो ये थी मिसेस नेप की कहानी। और अब जानते हैं रेजिंग थिंग्स टू सेल के बारे में। मतलब ये कि अगर आपको किसी फार्म या फिशरी में बिजनेस करने का मौका मिले तो आप क्या करेंगे। सोचिए, क्या आपके इलाके में फ्रूट या वेजिटेबल्स ग्रो होते हैं, या फिर आपको हर्ब या फ्लावर्स उगाने का शौक है। वैसे आप चीजें उगा करके बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। अब जैसे होवार्ड और बिल की स्टोरी ले लीजिए। होवार्ड मैप प्रिंटिंग कंपनी में जॉब करते थे। उसे अच्छा पैसा मिलता था और बैंक में भी उसकी कुछ सेविंग थी। लेकिन फिर एक दिन डॉक्टर ने उसे उसकी हेल्थ कंडीशन के बारे में बताया तो होवार्ड को जॉब छोड़नी पड़ी। डॉक्टर ने उसे ज्यादा से ज्यादा धूप में रहने को बोला था। होवार्ड ने अपनी सेविंग से इंडियानापोलिस में एक 15 एकड़ फार्म लेने का मन बनाया।
इससे पहले जो ओनर था वो इस फार्म में वेजिटेबल्स ग्रो करता था, लेकिन होवार्ड को चिकन्स पालने का आइडिया आया। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उसे पोल्ट्री फार्म बिजनेस के बारे में कोई नॉलेज नहीं थी, इसीलिए उसने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की बुलेटिन्स पढ़नी शुरू की। वो अपने फार्म के पास वाले पोल्ट्री फार्म भी गया। वो इस काम के बारे में और नॉलेज हासिल करना चाहता था। उस पोल्ट्री फार्म में उसने देखा कि वहाँ का ओनर अपनी चिकन्स की ज्यादा केयर नहीं करता था, उन्हें प्रॉपर खाने को नहीं देता था और न ही साफ सफाई का ध्यान रखता था। इसीलिए उस फार्म के चिकन्स बड़े वीक और गंदे रहते थे और उस फार्म के ओनर को चिकन्स बेचने के बारे में कोई खास नॉलेज भी नहीं थी। उसने होवार्ड को बोला, और जैसे कि तुम बुक और मैगजीन्स पढ़ करके चिकन्स पालना सीख जाओगे। सच बात तो ये थी कि उस फार्मर को पोल्ट्री मैगजीन्स और गवर्नमेंट बुलेटिन्स वेस्टेज ऑफ टाइम लगता था, लेकिन होवार्ड को ऐसा नहीं लगता था। पोल्ट्री फार्म जाकर के उसे पता चल गया था कि वो अपने खुद के फार्म में ज्यादा चीज नहीं करेगा। होवार्ड ने मैगजीन्स में पढ़ा था कि पोल्ट्री फार्म में हमेशा सफाई रखनी चाहिए ताकि चिकन्स बीमार न पड़े। उसने एक सेकंड हैंड ब्रूडर और इनक्यूबेटर लिया। फिर उसने अपना फर्स्ट इन्वेस्टमेंट किया। फार्म के लिए 10 डजन एग्स खरीदकर होवार्ड ने उनमें से हाफ एग्स ब्रीडिंग के लिए रखे और बाकी के हाफ मार्केट में बेचने के लिए। इस दौरान वो गवर्नमेंट बुलेटिन्स भी बराबर पढ़ता रहा। उसे फील हो रहा था कि उसे ये काम वाकई में पसंद है। अपना प्रोडक्ट मार्केट करने के बारे में उसने काफी सोचा। उसे 3 रेस्टोरेंट्स और 2 होटल्स के ऑर्डर्स मिल गए थे। कस्टमर्स को उसके फार्म के प्लम्प और मिल्क फेड चिकन्स बड़े पसंद थे। उसे अब एक के बाद एक ऑर्डर्स मिलने लगे थे। उसकी वाइफ चिकन मीट पैकिंग में उसकी मदद करती थी। हर एक चिकन को बड़ी केयरफुली पैक किया जाता था ताकि फ्रेशनेस मेंटेन रहे। होवार्ड के प्रोडक्ट्स स्टोर के बाकी प्रोडक्ट से एक्सपेंसिव होते थे, फिर भी डिमांड में थे। कस्टमर्स ये जानते थे कि उन्हें हाई प्राइस में सुपीरियर क्वालिटी मिल रही है। होवार्ड को रेस्टोरेंट्स, होटल और कंट्री क्लब से रेगुलर ऑर्डर्स मिलने शुरू हो गए। तो होवार्ड की तरह ही बिल क्लेबर ने भी किताबें पढ़कर के बिजनेस करना शुरू किया। बिल एक पेंट फैक्ट्री में रेगुलर जॉब करते थे, लेकिन उसकी एक इंडस्ट्री हॉबी थी ट्रॉपिकल फिश पालने की। उसने सब्जेक्ट में ऑलमोस्ट हर किताब पढ़ रखी थी, यहाँ तक कि अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए उसने कई सारी एक्सपेंसिव किताबें भी खरीदी। इन किताबों से जो कुछ उसने अब तक सीखा था, उससे उसके पास ट्रॉपिकल फिश का अच्छा खासा कलेक्शन हो गया था। उसे जब बिजनेस का आइडिया आया तो अपने ब्यूटीफुल फिश कलेक्शन के लिए एक मार्केट उसने ढूंढी। उसके बिजनेस का नाम था केस एक्वेरियम, जिसमें से सबसे ज्यादा बिकती थी द बेटास या फाइटिंग फिश, जो कलरफुल लॉन्ग फिन्स और टेल्स वाली फिश होती है। वैसे ये फिश इसलिए भी स्पेशल है क्योंकि इन्हें गैम्बलिंग के लिए यूज किया जाता है, लेकिन उन्हें सेपरेट टैंक में रखा जाता है क्योंकि मेल फिश एक दूसरे को मार डालती है। एक ही टैंक में रखने पर ये आपस में फाइट करती है, लेकिन अपने मैट्स और एग्स के लिए काफी प्रोटेक्टिव भी होती है। बिल के पास फाइटिंग फिश की बहुत सारी किताबें थी। उसे कई सारे कस्टमर्स मिल रहे थे। वो सैन फ्रांसिस्को में रहता था, लेकिन टेक्सास, मिडवेस्ट और कनाडा से उसे मेल के थ्रू बेटा फिश के ऑर्डर मिल रहे थे। एक ऐसा भी टाइम आया जब उसका प्रॉफिट उसकी सैलरी से भी ज्यादा हो गया था। लोवा की जॉर्ज जेसुप ने भी अपना साइडलाइन एक बूमिंग बिजनेस में टर्न किया। उसने बी यानी मधुमक्खी पालने का बिजनेस किया। अपने इन नन्हे हनी मेकिंग दोस्तों की मदद से जॉर्ज के सारे हाउस होल्ड एक्सपेंसेस मजे से चल रहे थे। उसने पहले सिर्फ एक बी कॉलोनी से शुरू किया। उसने उनके लिए एक बड़ा सा बीहाइव बनाया ताकि उन्हें ब्रीडिंग के लिए लार्ज स्पेस मिल सके। उसने क्वीन बी की एफिशिएंसी के लिए एक लार्ज हनी कॉम्ब भी लगाया। हनी बीज इक्विपमेंट वगैरह खरीदने में $20 और $5 हनी प्रोसेसिंग में खर्च हुए। बी कॉलोनी में एक साल में 100 पाउंड हनी प्रोड्यूस हुआ। जॉर्ज ने हनी को 5 पाउंड के कंटेनर्स में रखा। विंटर में हनी बीज की ब्रीडिंग हुई, जिससे जॉर्ज को कॉलोनी डिवाइड करके एक और बी हाइव लगाना पड़ा। सेकेंड वाले बी हाइव से भी 100 पाउंड हनी मिला और कुछ ही टाइम में जॉर्ज के पास 10 बी कॉलोनी हो गई थी। वो अपना हनी होल सेलर्स और रिटेलर्स को बेचता था। एक 5 पाउंड कंटेनर का उसे 45 सेंट्स मिलता था। हालांकि उसके पास अब 10 कॉलोनीज थी, लेकिन उसे उनकी ज्यादा देखभाल नहीं करनी पड़ती थी क्योंकि हनी बीज को ज्यादा केयर करने की जरूरत नहीं होती है, वे अपना काम करती रहती है। जॉर्ज के हिसाब से हनी बीज को आप कहीं भी रख सकते हैं जहां एक आउटसाइड विंडो हो। आप चाहे तो अपने एटिक में या बार्न, गैराज या फिर सेलर में भी हाइव बना सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि आपके बी हाइव में एक अच्छी क्वीन बी हो और फिर ये बीज आपके लिए हमेशा हनी बनाती रहेगी। तो इसी तरीके से मशरूम ग्रो करना भी काफी इजी है। लेस लेविन ने भी मशरूम उगा करके काफी सारे पैसे कमाए। वो कुछ मशरूम सैंपलिंग लेकर आया और अपने सेलर में प्लांट कर दिए। उसके पास अब 100 फीट का मशरूम बेड साइज है। जब वो मशरूम के स्पॉन्स खरीद कर लाया तो ये देखने में व्हाइट थ्रेड जैसे लग रहे थे। लेज ने बड़ी केयरफुली उन्हें एक 10 बाय 10 के स्पेस में प्लांट किया। 5 वीक के बाद लेज ने जब सेलर चेक किया तो वहाँ पर बेबी मशरूम उगे हुए थे और अमेजिंग बात ये थी कि उसके नेक्स्ट डे ही मशरूम 10 टाइम्स बड़े हो गए थे।
तो लेज ने मशरूम तोड़े और उन्हें मार्केट में 45 सेंट्स पर पाउंड के हिसाब से बेच दिया। उसने टोटल $110 कमाए। लेज ने और पैसा इन्वेस्ट किया और जल्द ही उसके पास 1000 स्क्वायर फीट का मशरूम बेड रेडी हो गया। उसे इस बिजनेस से सिर्फ प्रॉफिट ही प्रॉफिट हो रहा था। उसे कोई रेंट नहीं दे रहा था, कोई इक्विपमेंट की जरूरत नहीं थी और न ही मार्केटिंग का खर्च था। लेज अपने ये सेलर मशरूम लोकल स्टोर्स, कैफे और रेस्टोरेंट, तो रेजिंग थिंग्स टू सेल के बारे में तो हमने बात कर ली। अब बात करते हैं स्टार्टिंग और रोड साइड बिजनेस के बारे में। हो सकता है कि आप किसी बिजी रोड के पास रहते हो, तो आप आने जाने वाली गाड़ियों और टूरिस्ट को अपना प्रोडक्ट बेच सकते हैं। रोड साइड पर अक्सर फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, एग्स, पोल्ट्री आइटम, काफी कुछ होता है। हैमबर्गर, हॉट डॉग्स, बारबेक्यूज, कोल्ड ड्रिंक्स जैसे आइटम बिकते हैं। इसके अलावा आप ऐसे प्रोडक्ट भी सेल कर सकते हैं जो रोड की लोकेशन के हिसाब से आइडियल हो, या फिर रोड अगर किसी बीच, बेसबॉल स्टेडियम, गोल्फ कोर्स या किसी माउंटेन या फॉरेस्ट की तरफ जा रही हो, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपने प्रोडक्ट को बेच सकते हैं। तो अब यहाँ पर हम बात करते हैं 77 इयर्स की लेडी एला गेस्टोन के बारे में, जो कि ओजार्क फिशिंग कंट्री के पास रहती थी। उसका घर हाईवे के पास था, जहाँ से कई सारे फिशरमैन गुजरते थे। मिसेस गेस्टोन एक विडो थी और अक्सर बीमार रहती थी, और मिसेस गेस्टोन के पास अर्निंग का भी कोई सोर्स नहीं था। तो उसे एक दिन आइडिया आया कि क्यों ना रोड साइड पर फिश बैट बेची जाए। फिर क्या था, मिसेस गेस्टोन एक क्रीक में गई और कुछ बैट्स कलेक्ट किए। उसने सारे वर्म्स अपनी बकेट, बॉक्स और कैटल में भर लिए। उसकी दोस्त ने उसकी काफी मदद की और दोनों ने मिलकर के एक रोड साइड स्टैंड खड़ा किया। उसने वहाँ पर एक बड़ा सा साइन बोर्ड भी लगाया जिस पर लिखा था फिश बैट्स फॉर सेल। और इस तरीके से मिसेस गेस्टोन का आइडिया काम कर गया। वहाँ से जाने वाली गाड़ियाँ उनके स्टैंड पर रुकती और फिशरमैन उनसे वर्म्स खरीदते। तो धीरे धीरे इतना प्रॉफिट होने लगा कि मिसेस गेस्टोन को कुछ हेल्पर बॉयज भी रखने पड़े। मिसेस गेस्टोन 10 सेंट्स पर डजन के हिसाब से वर्म्स बेचती थी। कई बार तो उनके 1000 डजन वर्म्स एक ही दिन में बिक जाते थे। मिसेस गेस्टोन ने रियलाइज किया कि अब तक उन्होंने 1 मिलियन के करीब वर्म्स तो बेच ही दिए होंगे। उन्होंने अपना सारा उधार चुका दिया और खुद को अपने दम पर सपोर्ट कर रही थी। और उन्हें ये बिजनेस बहुत ही इंटरेस्टिंग भी लग रहा था, जिससे उनकी हेल्थ भी ठीक हो रही थी। वैसे अक्सर ड्राइवर्स को रोड पर जो चीज सबसे ज्यादा चाहिए होती है वो है स्पेयर टायर्स। जी हाँ, तो अगली कहानी ऐसी ही है कि शिकागो से मिशिगन जाते हुए जेम्स मूवी की गाड़ी के फ्रंट टायर बर्स्ट हो गए थे। उसने फ्लैट टायर्स रिप्लेस करके पुराने वाले वही झाड़ी में फेंक दिए थे। मिशिगन में जेम्स सेकंड हैंड टायर्स ढूंढ रहा था जो उसे $5 में मिले, लेकिन उनकी क्वालिटी उन टायर से भी गई गुजरी थी जिन्हें वो फेंक आया था। तो यहीं से जेम्स को एक बिजनेस आइडिया आया और उसने सेकंड हैंड और लो प्राइस टायर वाला एक सर्विस स्टेशन खोलने का डिसीजन लिया। उसने रोड साइड में गैसोलीन स्टेशन के पास एक जगह किराए पर ली और 50 बढ़िया कंडीशन वाले रीबिल्ट टायर खरीद लिए। फिर उसने एक रोड साइड सेटअप कर दिया। टायर्स $2.25 एंड अप 300 फीट अवे। स्टैंड के सामने उसने एक बड़ा सा साइन बोर्ड लगाया, होम ऑफ जिमीज गारंटीड टायर्स $2.25 एंड अप। और आप विश्वास नहीं करेंगे कि सिर्फ 2 दिन में ही उसके सारे के सारे टायर्स बिक गए और प्रॉफिट हुआ टोटल $52 का। है ना अमेजिंग स्टोरी? तो चलिए ऐसी ही कहानियाँ आगे भी आपको मिलेगी। अब हम बात करते हैं स्टोर कीपिंग एज अ बिजनेस के बारे में और जानते हैं कि यहाँ पर कौन सी कहानियाँ हमारा इंतजार कर रही है। तो बेशक आपकी सिटी में कई टाइप के स्टोर्स होंगे, लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि उनमें से कुछ बंद या फिर रिप्लेस हो गए होंगे? आपकी स्ट्रीट में कौन सा स्टोर सबसे ज्यादा चलता है, किसमें सबसे ज्यादा कस्टमर्स आते हैं और क्या सबसे ज्यादा बिकता है? लोग सोचते हैं कि स्टोर क्लोज हो गया तो जरूर इसके पीछे बैड लोकेशन है या फिर सही इन्वेस्टमेंट नहीं किया होगा या मैनेजमेंट ठीक नहीं होगा, और क्या हो सकता है बताइए। लेकिन डीप एनालाइज करेंगे तो आपको पता चलेगा कि स्टोर इसीलिए नहीं चलते क्योंकि उनकी सर्विस या प्रोडक्ट कम्युनिटी के हिसाब से नहीं होते हैं। हो सकता है कि आपके शहर में कई सारे फूड स्टोर हो या ड्रग स्टोर हो या फिर हार्डवेयर और फर्नीचर शॉप्स हो या उनमें से कोई किसी बड़े स्टोर की चेन का पार्ट हो। तो ऐसे में आप अपना खुद का स्टोर कैसे खोलेंगे? ऐसा भी तो हो सकता है कि वहाँ पर कुछ सर्विस या प्रोडक्ट मिलते ही नहीं है, जिनके लिए लोगों को दूसरे टाउन में जाना पड़ता है। बस यहीं से आपको शुरुआत करनी है। एग्जैक्टली। शू स्टोर में काफी इन्वेस्टमेंट चाहिए और अगर आप ड्रग स्टोर खोलने का सोच रहे हैं तो आपके पास फार्मासिस्ट की डिग्री होनी जरूरी है। तो ऐसे में आप क्या करेंगे सोचिए। वैसे स्पेशलिटी स्टोर खोलने का आइडिया कैसा रहेगा? सोचकर बताइए। मतलब मैं सिंपली बोलूँ तो ये स्टोर कोई एक स्पेशल आइटम रखते हैं। कुछ एग्जाम्पल है जैसे कि कुछ स्टोर सिर्फ कुकीज और बिस्किट रखते हैं या स्कूल सप्लाईज या विमेन एसेसरीज या फिर लॉन्ड्री सर्विस या कुछ इसी टाइप का। तो अगर आपका भी स्टोर खोलने का मूड है तो अपनी हॉबीज के बारे में सोचना शुरू कीजिए। जो आपको करना पसंद है उसी से रिलेटेड कोई स्टोर आप खोल सकते हैं
और ऐसी लोकेशन चूज कीजिए जो आपकी टारगेट मार्केट के आसपास हो बस। तो बेस्ट सेलिंग शॉप्स ज्यादातर रोड साइड पर होती है, जैसे कि सी किनोफ्स्की एंड राल्फ वॉटकिंस का एक पेट शॉप है जो उन्होंने रोड साइड खोल रखा है। अक्सर वहाँ से गुजरने वाले बच्चे डिस्प्ले देख करके शॉप में घुस जाते हैं। इन दोनों के पास इस बिजनेस में लगाने के लिए ज्यादा पैसा नहीं था, बस उन्होंने कस्टमर सर्विस अच्छी रखी और स्टोर को ठीक ढंग से मेंटेन किया। सी किनोफ्स्की ने साउथ शिकागो में एक पेट शॉप खोला था, लेकिन उसका रेंट काफी ज्यादा था, तो उसने रोड साइड विंडो वाली इस जगह का बहुत ही बेहतर तरीके से यूज किया और उनका बिजनेस चल पड़ा। उन्होंने वुडन फ्रेम और मैश स्क्रीन्स वाला एक पिंजरा बनवाया जो उन्हें $36 में पड़ा। उसने इस पिंजरे में छोटी कलरफुल बर्ड्स रख दी और इसके बॉटम में लिनोलेयम और बर्ड ग्रेवल रखा। बर्ड्स के लिए उन्होंने कुछ नेस्ट और ब्रांचेस का सेटअप कर दिया। इस पिंजरे में रखी कैनरी और लव बर्ड्स लोगों को बड़ा अट्रैक्ट करती है। लोग इन्हें देखने के लिए शॉप के बाहर रुक जाते हैं, कुछ लोग अंदर भी जाते हैं और एक दो सवाल पूछने के बाद में बर्ड्स खरीद करके ले जाते हैं। किनोफ्स्की ने जब क्यूट पपीज भी रखने शुरू किए तो उनका बिजनेस जबरदस्त चलने लगा। वो 3 हफ्ते या 2 महीने की एज वाले पपीज चूज करते और उन्हें डिस्प्ले में रख देते। विंडो के बाहर घंटों तक बच्चे उन्हें देखने के लिए खड़े रहते। जिसके पास $1 होता वो शॉप में जाकर के पपी खरीद लेता था। किनोफ्स्की के ये पपीज कोई पेडिग्री डॉग्स नहीं थे, फिर भी बिक जाते थे। तो पपीज की सेल से जो भी प्रॉफिट होता था उससे किनोफ्स्की का रेंट, इलेक्ट्रिसिटी और बाकी एक्सपेंसेस कवर हो जाते थे। पेट स्टोर में सबसे जरूरी चीज है सैनिटेशन, इसीलिए किनोफ्स्की डेली अपने स्टोर की साफ सफाई करता था ताकि कस्टमर्स को स्मेल ना आए। इससे एनिमल्स भी बीमार नहीं पड़ते थे। और इसके अलावा उसने शॉप में डॉग फूड, बर्ड केज और बर्ड ग्रेवल और बाकी पेट एसेसरीज भी रखनी शुरू कर दी थी। तो इस दौरान राल्फ वॉटकिंस साउथ शिकागो में एक एक्वेरियम भी चला रहा था। वो इस बिजनेस से हर साल हजारों $, कमाता था। जब वॉटकिंस ने शुरू किया तो उसके पास सिर्फ 8 टाइप के फिश और 10 छोटे फिश टैंक्स थे, लेकिन 3 साल के अंदर ही उसके पास 130 फिश टैंक्स में से 120 टाइप की डिफरेंट फिशेस थी। वॉटकिंस ने सिर्फ $200 के साथ ये बिजनेस शुरू किया था। एक छोटा अमाउंट उसे रेंट का भी देना होता था, तो उसने $100 में फिश खरीदी। बाकी पैसे से उसने वाटर टैंक्स, वाटर प्लांट्स और कुछ एसेसरीज खरीद ली। वॉटकिंस ने जिस दिन स्टोर खोला उसकी पॉकेट में एक सिंगल सेंट भी नहीं था, पर दूसरे दिन सुबह जब उस रास्ते से बच्चे स्कूल जा रहे थे तो उन्होंने गोल्ड फिश के बारे में पूछताछ की और चले गए। फिर दोपहर में छुट्टी के बाद वो अपने बाकी दोस्तों को भी लेकर आए। वॉटकिंस ने उनका वेलकम किया और एक छोटी बच्ची को गोल्ड फिश लेनी थी, तो उसने पूछा कि मैं इसका क्या नाम रखूं? वॉटकिंस ने पूछा तुम्हारा क्या नाम है? सोनिया, लड़की बोली। तो गोल्ड फिश का नाम भी सोनिया होना चाहिए, वॉटकिंस बोला। बाकी बच्चों ने भी अपनी चॉइस की फिश खरीदी और उनके नाम रखे। तो इस तरीके से वॉटकिंस की शॉप बच्चों में काफी हिट हो गई। बच्चे बार बार उसकी शॉप में फिश लेने आते थे और अपने नाम पर फिश का नाम रखते थे। उन्हें ना ये बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता था। फिर उनकी बातें कुछ ऐसी होती थी, एलिस के पेट में दर्द है या आज हेनरी मर गया, जिसे सुनकर के उनके पेरेंट्स खूब हंसते थे। वॉटकिंस बच्चों और पेरेंट्स को फिश की टेक केयर के बारे में भी काफी नॉलेज देते थे। तो कुल मिलाकर के उसकी शॉप काफी पॉपुलर थी। कस्टमर उससे रेयर और एक्सपेंसिव ट्रॉपिकल फिश खरीदने आते तो वो उन्हें उनके लिविंग रूम में एक्वेरियम सेट करने में भी मदद कर देता था। इसके साथ ही उसने खुद के वाटर प्लांट्स ग्रो करने शुरू कर दिए, जिससे उसका बिजनेस और भी एक्सपैंड हो गया था। ट्रॉपिकल फिश ट्रॉपिकल प्लांट्स में रहती है और ये सारे प्लांट्स फ्लोरिडा में मिलते हैं। वॉटकिंस के पास कई तरह की फिश थी, जैसे कि गपीज, टेट्रास, गुरामी, एंगल फिश वगैरह वगैरह। ये जो फिशेस होती है ना, ये चीप पैट होती है जो इजीली मेंटेन की जा सकती है और सबसे बड़ी बात, इन्हें बेच करके अच्छा खासा प्रॉफिट भी कमाया जा सकता है। तो कुल मिलाकर के बात ऐसी है कि आपका बिजनेस चाहे कोई भी हो, छोटा या बड़ा, क्वालिटी का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, वरना बिजनेस टिक नहीं पाएगा। लोग तभी आपकी शॉप में आएंगे जब आप उन्हें बेस्ट ऑफ टाउन प्रोडक्ट या सर्विस देंगे। टेड लेंसमैन और उसके हैमबर्गर बिजनेस की भी कुछ एक्चुअली ऐसी ही कहानी है। टेड कैलिफोर्निया में रहता था। वो अपने एक दोस्त को अपना ओल्ड ट्रक देने जा रहा था क्योंकि वो इसे अब अफोर्ड नहीं कर पा रहा था। लॉस एंजलिस से पासाडीना जाते हुए उसने एक हैमबर्गर स्टैंड देखा जिसका ओनर उसे बेचने जा रहा था। क्योंकि उसे शायद कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा था, वो शैक क्लोज करने ही जा रहा था कि टेड आ गया। दोनों ने एक दूसरे को ग्रीट किया। दोनों ने ओल्ड ट्रक और शैक को आपस में एक्सचेंज कर लिया। टेड को एक नया बिजनेस मिल गया, लेकिन उसके पास बस 11 सेंट्स थे। शैक में 2 डजन बन और सॉफ्ट ड्रिंक के 3 केस रखे हुए थे। टेड ये बात अच्छी तरीके से जानता था कि भाई 11 सेंट से तो कुछ नहीं होने वाला, तो उसने अपने दोस्त से $50 उधार लिए। वो हैमबर्गर के बारे में सोच रहा था। उसके टाउन में ज्यादातर स्टैंड एक हैमबर्गर 10 सेंट्स में बेचते थे, कोई कोई तो इससे भी कम बेचता था।
लेकिन टेड अपने फूड में क्वालिटी भी चाहता था। उसने अपने हैम बर्गर्स के लिए बेस्ट बन और बेस्ट बीफ चूज किया और एक हैम बर्गर का रेट रखा 15 सेंट्स। वैसे 6 महीने तक तो उसकी 1 पैसे की कमाई नहीं हुई। फिर अचानक एक कस्टमर ने जब बर्गर में चीज की एक स्लाइस मांगी तो टेड ने चीज बर्गर बना करके बेचना शुरू कर दिया और उसके बर्गर धड़ाधड़ बिकने लगे। तो भाई अब लोग उसे बेस्ट चीज बर्गर के लिए जानते थे। जल्दी ही उसने लॉस एंजलिस में 2 और शैक खोल लिए। फिर उसने एक स्टिक रेस्टोरेंट भी खोल लिया। अपने बेस्ट चीज बर्गर के साथ वो कस्टमर्स को हाई क्वालिटी की स्टिक देता था। 10 सालों के अंदर ही टेड का बिजनेस 5 गुना बढ़ गया था। कहने का मतलब ये है कि हिम्मत नहीं हारनी है बस। वैसे अब आगे बढ़ने का टाइम आ गया है, कुछ और कहानियों के बारे में जानने का टाइम आ गया है। तो आगे हम बात करते हैं प्रमोटिंग अ स्मॉल बिजनेस के बारे में। तो यहाँ पर किसी भी बिजनेस को सक्सेसफुली चलाने के लिए कस्टमर के साथ गुडविल होनी बहुत जरूरी है। हालांकि बीच बीच में प्रमोशन और एडवर्टीजमेंट करने से भी प्रॉफिट आपका बढ़ता है। लोग शोमैनशिप पसंद करते हैं। अगर आप राइट प्रोमोस कर रहे हैं और एड्स भी दे रहे हैं तो लोग आपका प्रोडक्ट जरूर लेंगे। जॉन हार्डिंग ने शिकागो में एक रेस्टोरेंट खोला, लेकिन ये उतना चला नहीं क्योंकि शहर में ऑलरेडी रेस्टोरेंट्स की भरमार थी। लोगों ने से बोला कि रेस्टोरेंट का बिजनेस एक बहुत ही बेकार आइडिया है, ना खोलो तो बढ़िया है। सबको लगा कि हार्डिंग बस कुछ ही दिनों तक रेस्टोरेंट चला पाएगा, बाद में तो उसे बंदी करना पड़ेगा क्योंकि कंपटीशन जो इतना ज्यादा था। बात भी सही है, लेकिन उसने सबको गलत साबित कर दिया। उसने एक यूनिक आइडिया लगाया जो कि जनरल पब्लिक को बहुत पसंद आया था। उसका बिजनेस इतना चला कि बाद में उसने 6 और रेस्टोरेंट्स खोले। बेशक हार्डिंग गुड फूड सर्व करने पर ध्यान देता था, लेकिन इफेक्टिव एडवर्टाइजिंग ने उसके बिजनेस को चलाने में काफी मदद की। उसने लोकल न्यूज़पेपर में एक छोटा सा एडवर्टीजमेंट दिया जो कि पढ़ने में बहुत ही फनी था और इसमें कुछ कॉमिकल कार्टून इमेजेस भी थी। उसने अपने विंडो डिस्प्ले में भी यही एड लगाया। इस एड में कॉर्नेड बीफ के साथ कैबेज की पिक थी और इसके बाद से ही टेड कॉर्नेड बीफ किंग के नाम से फेमस हो गया। उसने अपनी माउथ वाटरिंग डिशेस की ऐसी और भी पिक्चर्स प्रिंट करवाई। उसका एक विनिंग एड था हैम हैप्पीनेस, जिसमें एक पिग शैंपेन के ग्लास में बैठा हुआ हंस रहा था और उसके नीचे कुछ बहुत ही क्रिएटिव सा लिखा हुआ था। तो वाकई में ये एड काम कर गया। तो ये कोई बड़ी बात नहीं थी कि हार्डिंग के रेस्टोरेंट्स में हमेशा ही लोगों की भीड़ लगी रहती थी। ये सब उसके मॉर्निंग पेपर वाले एड्स का कमाल था, जो उसे पर डे का $75 पड़ता था। लेकिन हार्डिंग को कोई फर्क नहीं पड़ता था क्योंकि उसके रेस्टोरेंट का डिलीशियस मील कस्टमर्स की भीड़ जुटाने के लिए काफी था। तो हार्डिंग की तरह होवार्ड ने भी मिशिगन में बिजनेस एड में काफी पैसा इन्वेस्ट किया। उसने मोटेल चलाने के लिए हाईवे में घर किराए पर रखा था। हालांकि ये काफी बिजी हाईवे था, फिर भी उसका मोटेल खाली पड़ा रहता था। होवार्ड को लगा कि अगर कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना है तो एक आध चेयर्स, टेबल्स और बियर से कुछ नहीं होने वाला, उसे कुछ और सोचना होगा, कुछ क्रिएटिव। तब सबसे पहले तो होवार्ड ने उस जगह को रिफर्निश करवाया। उसने एक डांस फ्लोर भी बनवाया, कुछ सस्ता लेकिन मॉडर्न लुकिंग वाला फर्नीचर रखा, एक सेमी सर्कुलर बार भी सेट किया जिसके पीछे लॉन्ग पैरेलल मिरर्स लटक रहे थे। होवार्ड ने कुछ फ्रायर्स, रोस्टर्स और ग्रिल्स भी खरीदे जिनमें 9 चिकन्स और 4 पोर्क लॉइंस एक साथ आ सकते थे। तो इन सब के बाद उसने हाईवे के साइड में कुछ कलरफुल साइन बोर्ड लगवा दिए। उसने 17 प्रिंटेड साइंस रोड के किनारे इक्वल दूरी पर लगवा दिए। हर साइन बोर्ड पर होवार्ड के डिफरेंट टाइप के टेस्टी ग्रिल्ड मीट सैंडविच की पिक्चर्स बनी हुई थी और सबके नीचे 15 सेंट्स प्राइस भी मेंशन था। और साथ ही साथ इन साइंस में डिस्टेंस भी दिया था कि होवार्ड का इन वहाँ से कितनी दूर है। ओपनिंग नाइट वाले दिन होवार्ड हैरान था, उसके यहाँ कस्टमर 6 से लेकर के 9 बजे तक आते जा रहे थे। उस रात 119 के करीब गाड़ियाँ उसके इनके बाहर पार्क थी। होवार्ड और उसकी वाइफ सर्व कर रहे थे, बेचारे लगे हुए थे, लेकिन 9:30 होते होते वो लोग आउट ऑफ स्टॉक हो गए। अगले दिन दोनों हस्बैंड वाइफ सप्लाईज फिल करने में लगे रहे। उन्होंने चिकन रोस्ट किए, बीफ और पोर्क का मीट काटा और रात तक सब कुछ तैयार कर लिया। शाम होते ही कस्टमर्स आने शुरू हो गए। कई लोग तो डांस फ्लोर में एंजॉय करने के लिए रुक गए थे। होवार्ड ने ट्रैवलर्स की रेस्ट करने और खाने पीने की नीड को भी समझा। उसने अपने इन में चीप फूड रखा जो कि ज्यादा कॉस्टली भी नहीं थे। मतलब ये कि हर कोई वहाँ पर खाना अफोर्ड कर सकता था और वैसे भी कोई अच्छे खाने पर 40 सेंट्स खर्च करना उतना माइंड नहीं करता। डांस फ्लोर और साइन बोर्ड्स लगाने से उसका प्रॉफिट और भी ज्यादा बढ़ गया। उसके इनमें टेस्टी खाने के साथ साथ अच्छा टाइम भी स्पेंड होता था। तो बताइए, अगर ऐसी जगह हो तो कोई क्यों ना जाए। वैसे हम भी जाएंगे, यानी कि आगे थोड़ा और बढ़ेंगे और बात करेंगे अब सेलिंग थिंग्स बाय मेल के बारे में। अगर आप मेल ऑर्डर बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो 3 इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट याद रखिए: टारगेट क्लाइंट्स, मेलिंग लिस्ट और सेल्स लेटर। यही सेम प्रिंसिपल ऑनलाइन सेलिंग में भी अप्लाई होती है। सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स पहले डायरेक्ट मेल यूज करते थे, लेकिन आज आपके पास ईमेल की सुविधा है। तो
तो आपके पास एक बिजनेस आइडिया है। इसका मतलब ये है कि आपका प्रोडक्ट बहुत ही स्पेसिफिक होगा, जिसके लिए आप टारगेट क्लाइंट ढूंढेंगे। कुछ लोग हमेशा आपसे खरीदना चाहेंगे। आप कोई भी प्रोडक्ट रख सकते हैं, जैसे कि कोई हैंडबैग या पर्सनलाइज्ड वॉलेट, लेकिन उससे पहले आपको टारगेट क्लाइंट तक पहुंचने के बारे में सोचना होगा। फिर आप अपनी मेलिंग लिस्ट को तैयार करेंगे, जिसमें आपके क्लाइंट्स के नेम, कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल्स होंगे। ये इन्फॉर्मेशन आप अपने पर्सनल कॉन्टैक्ट्स, किसी बिजनेस वेबसाइट या पे पर क्लिक एड्स के थ्रू ले सकते हैं। लेकिन अपनी मेलिंग लिस्ट को केयरफुली तैयार करें, क्योंकि यहीं से आपकी इनकम जनरेट होने वाली है। साथ ही मेलिंग लिस्ट को अपडेट रखें, ताकि आपके नए प्रोडक्ट्स और प्रोमोस के बारे में क्लाइंट्स को पता रहे। आप चाहे तो क्लाइंट्स को थोड़ी बहुत वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन और यूजफुल टिप्स भी भेज सकते हैं। और सबसे जरूरी बात, आप अपने हर क्लाइंट के टच में रहे और उनकी क्वेरीज के आंसर दें। जितने ज्यादा लोग आपकी लिस्ट में होंगे, उतना ज्यादा आपका प्रॉफिट होगा। तो फाइनली एक इफेक्टिव सेल्स लेटर कैसे लिखना है, ये सीखिए। माना कि आज टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस है, लेकिन बिजनेस मेल ऑर्डर के लिए आज भी अच्छी कॉपीराइटिंग की बहुत जरूरत पड़ती है। आपको ये सीखना है कि कैसे एक बढ़िया सेल्स लेटर लिखा जाए जो आपका प्रोडक्ट बेचने में आपकी मदद करे। अब ये जरूरी नहीं है कि इसके लिए एक प्रोफेशनल राइटर की जरूरत पड़े। बहुत सी ऐसी टेक्निक्स है जिन्हें आप फॉलो करके एक बढ़िया सा सेल्स लेटर तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर हम आपको ऐसे ही दो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स की स्टोरीज बता रहे हैं। हेनरी फील्ड क्रॉप सीड्स बेचने के लिए अपने हॉर्स कार्ट में जाया करता था। वो साउथ वेस्टर्न आयोवा का रहने वाला था। उसका काम था छोटे छोटे विलेजेस में फार्म से फार्म तक क्रॉप सीड्स बेचना। वो अपने गार्डन में इन सीड्स को प्रिपेयर करता था। ये एक छोटा सा वन मैन बिजनेस था। जहाँ तक वो जा सकता था, वहाँ वो अपने सीड्स बेच करके आ जाता था। तो उस टाइम पर आयोवा के कई इलाकों में प्रॉपर रोड नहीं होती थी। कभी कभी उसे किसी फार्मर तक पहुँचने के लिए उसके फार्म से होकर जाना पड़ता था। मौसम चाहे कैसा भी हो, हेनरी रुकता नहीं था। वो मीलों मील धूल भरे रास्तों पर चलता रहता। फार्मर्स उससे सीड्स लेते थे, इसीलिए उनसे हेनरी की दोस्ती थी। वो उन्हें फार्मिंग की टिप्स देता था और साथ ही साथ ये भी बताता था कि अच्छी क्रॉप्स और सीड्स कैसे यूज किए जाए। इसीलिए हेनरी को फार्मर्स बड़ा लाइक करते थे। वो उनसे मिलने आता था तो लोग खुश हो जाते थे। फिर हेनरी के पास ना सीड्स की डिमांड बढ़ने लगी, तो उसने मेल ऑर्डर बिजनेस के बारे में सोचा। इतने सारे ऑर्डर्स मिलने की वजह से हर एक फार्मर के पास पर्सनली जाना उसके लिए काफी मुश्किल होने लगा था। लेकिन मेल ऑर्डर से वो प्रोडक्शन और सीड्स डिलीवरी इजीली मेंटेन कर सकता था। तो हेनरी ने एक सेकंड हैंड प्रिंटिंग मशीन खरीदी और सेल्स लेटर लिखने शुरू किए। कस्टमर्स की मेलिंग लिस्ट उसने पहले तैयार कर ली थी और सबसे बढ़िया चीज तो ये थी कि वो अपने कस्टमर्स को पर्सनली जानता था और उन्हें अपील कर सकता था। वो फार्मर्स को ऐसे ढंग से लिखता था जैसे वो उनसे पर्सनली बात कर रहा हो, एकदम फेस टू फेस, डे टू डे लैंग्वेज में। तो हेनरी ने लेटर्स की लैंग्वेज ब्रीफ और पॉइंट टू पॉइंट रखी। उसने लिखा कि एक फ्रीजिंग डे में अगर आपको कोई फार्मर मिले जो अपनी कॉर्न क्रॉप को मार्केट में बेचने जा रहा हो, तो आप अपने बिजनेस के बारे में बताने के लिए कोल्ड में रोक नहीं सकते। आपको जो भी बताना है तुरंत बताना होगा, ताकि वो ऑर्डर देकर के जल्दी से जा सके। तो इससे अच्छा है कि आप उसे लेटर या कैटलॉग सेंड करें, ताकि वो आराम से घर जाकर के पढ़ सके। हालांकि हेनरी ने काफी ब्रीफ लेटर रेडी किए थे, लेकिन उनमें एक दोस्ती वाली टोन थी। उसने कोई किताबी लैंग्वेज नहीं यूज की थी। जो भी लिखा था एक दोस्त की तरह लिखा। फार्मर्स को उसका ये आइडिया काफी पसंद आया था। वे लोग उसके सेल्स लेटर का रिप्लाई देते थे और रेगुलर ऑर्डर करते थे। उसका ये बिजनेस आइडिया इतना चला कि उसके पास कंसास, मिसौरी और नेब्रास्का में रहने वाले फार्मर्स से भी ऑर्डर आने लगे, जिनसे वो कभी मिला भी नहीं था। हर साल उसकी मेलिंग लिस्ट इंक्रीज होती गई। हालांकि वो अभी भी उसी फ्रेंडली और पर्सनल वे में लिखता था। उसकी सेल्स जो पहले कुछ $100 थी, अब एनुअली $3 मिलियन तक पहुंच गई थी। फिर वो दिन भी आया जब हेनरी फील्ड कंपनी ने जनरल मर्चेंडाइज ऑफर करना शुरू कर दिया था। हेनरी सीड्स के अलावा बाकी सामान भी बेचने लगा था, जैसे कि हैट्स, शूज, ओवरऑल एंड इवन टायर्स। बाद में उसने अपने मेल ऑर्डर्स बिजनेस को भी इम्प्रूव किया। वो अब एप्पल्स, कॉर्न, ऑरेंजेस और पोटैटो बुशल्स के थ्रू बेचता है, क्योंकि फार्मर्स इसी तरीके से उसके प्रोडक्ट को खरीदते हैं। हेनरी ने 5, 10 और 25 पाउंड के कंटेनर्स में कॉफी भी बेचनी शुरू कर दी थी, जो वो डजन के हिसाब से बेचता था। जिस हेनरी के पास कभी एक हॉर्स कार्ट और छोटा सा गार्डन हुआ करता था, आज उसके पास कई एकड़ फील्ड्स थे और खुद की कंपनी भी। और ये सब हुआ उसके इफेक्टिव सेल्स लेटर्स की वजह से। हेनरी की तरह आप भी अगर मेल ऑर्डर बिजनेस में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, तो अपने कस्टमर्स को फ्रेंडली लैंग्वेज में लेटर लिखे, जैसे कि आप उनको सालों से जानते हैं। उन्हें अच्छी स्टोरीज बताएं और टिप्स दीजिए जो उनके काम आ सके। उनके साथ अच्छा रिलेशनशिप बनाइए, लेकिन ऑर्डर लेना ना भूलें। सेल्स लेटर के लास्ट के कुछ पैराग्राफ में कस्टमर को ये जरूर बताइए कि उन्हें क्या करना है
क्या उन्हें ऑर्डर फॉर्म साइन करना होगा, क्या उन्हें रिप्लाई कार्ड भेजना है। आप जब तक उन्हें नहीं बताएंगे उन्हें पता नहीं चलेगा। एक पर्पस और वैल्यू के साथ अपना सेल्स लेटर लिखे। लेकिन आपको ये कैसे पता चलेगा कि क्लाइंट आपका सेल्स लेटर पढ़ रहे हैं या नहीं? अगर उन्होंने पढ़ा नहीं तो आपके टारगेट क्लाइंट्स बनने के चांसेस कम हो जाएंगे। लेकिन अगर आपका लेटर सही लोगों तक पहुंचा तो वो जरूर पढ़ेंगे और रिप्लाई के साथ ऑर्डर भी देंगे। जिस एग्जाम्पल के लिए JW रॉबर्ट्स एंड सन एक मेल ऑर्डर बिजनेस है जो फाइन हवाना सिगार ऑफर करते हैं। उन्हें 30 साल से ज्यादा हो गए हैं ये बिजनेस चलाते हुए और उनका सीक्रेट है कि वो हमेशा राइट क्लाइंट को ही टारगेट करते हैं। JW रॉबर्ट्स सिर्फ अपने अकाउंट में डिपॉजिट पेमेंट ही लेते हैं, नो कैश नो COD। उनके कुछ क्लाइंट्स तो 20 साल से भी ज्यादा पुराने हैं। कहने का मतलब छोटी छोटी टेक्निक्स यूज करके आप बड़ा प्रॉफिट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सेलिंग योर सर्विस के बारे में। तो अगर आप सर्विस बिजनेस में जाना चाहते हैं तो पहले खुद से एक सवाल पूछिए, आप क्या कर सकते हैं जो लोगों को पसंद आए? क्या आपके पास कोई स्किल है या आपकी कोई स्पेशलिटी है? क्योंकि इस बिजनेस में स्पेशलिस्ट बनना बहुत जरूरी है। दूसरे शब्दों में बोलूं तो आपको अपना फील्ड नैरो करना होगा, अपनी स्पेसिफिक स्किल को फाइंड आउट करना होगा जिससे आप अपने स्किल्स को इम्प्रूव करके उसमें मास्टर बन सके, जिससे कि आपका कंपटीशन भी कम हो जाएगा। तो ये चीज सिर्फ सर्विस बिजनेस में ही नहीं बल्कि हर करियर के लिए अप्लाई होती है। जैसे कि एक सक्सेसफुल डॉक्टर बनने के लिए आपको किसी एक फील्ड में स्पेशलाइज होना पड़ेगा। अगर आप एक्सपर्ट है तो लोग नेचुरली आपके पास आएंगे। कस्टमर्स एक्सपर्ट या स्पेशलिस्ट को हाई प्राइस देना माइंड नहीं करते हैं। अगर पूरे टाउन में सिर्फ आप ही एक न्यूरोलॉजिस्ट है तो आपकी इनकम ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। तो पहले अपनी स्किल को फिगर आउट कीजिए और उसे इम्प्रूव कीजिए। और एक और इम्पोर्टेंट चीज कि अपने कस्टमर्स को हमेशा वैल्यू सर्विस दीजिए। आपकी क्वालिटी सर्विस ही लोगों को आपके पास खींच कर के ले आएगी। फिर आप प्रीमियम ऑफर्स के लिए हायर प्राइस भी मांगेंगे तो लोग देंगे। तो ऐसे कई एंटरप्रेन्योर्स की स्टोरीज है जिनसे आप कुछ सीख सकते हैं। क्या आपने कभी रग वॉशिंग सर्विस के बारे में सुना है? एडवर्ड एंडरसन ने अपनी लाइफ के फर्स्ट $1000 लोगों के कारपेट और रग्स धोकर के कमाए थे। एडवर्ड एक डिपार्टमेंट स्टोर में मैनेजर था। जब उसकी जॉब छूटी तो एक दिन उसे कारपेट वॉशिंग बिजनेस का आइडिया आया। जिस डिपार्टमेंट स्टोर में वो जॉब करता था वहाँ एक कारपेट वॉशिंग मशीन थी। तो एडवर्ड ने इजी इंस्टॉलमेंट प्लान से मैन्युफैक्चरर से एक वॉशिंग मशीन खरीदी। कारपेट वॉश की सर्विस लेकर के पहले वो अपने पड़ोसियों के पास गया। उसने उन्हें 1.5 सेंट्स पर रग का ऑफर दिया। एक दिन सुबह एडवर्ड ने 7 रग्स धोई। उसने उन्हें लिविंग रूम से हटाए बिना तुरंत ही वॉश करके दे दिया था। तो अपने फर्स्ट ऑर्डर में ही वो खुद को लकी समझ रहा था, लेकिन जिस लेडी से उसने बात की थी दोपहर में उसने एडवर्ड को मना कर दिया। फिर एडवर्ड अपने घर गया और शहर में जितने भी होटल्स, अपार्टमेंट्स और ऑफिसेस थे उन सब के नंबर्स की एक लिस्ट बनाई। एडवर्ड ने सबको कॉल किया। उसे $30 वर्थ की सर्विसेज मिली, लेकिन इतना काफी बिल्कुल नहीं था क्योंकि मशीन के लोन की ड्यू डेट काफी नजदीक थी। एडवर्ड ने सोचा कि अगर मैनेजर्स उस दिन अपने रग्स नहीं धुलवा रहे तो कोई बात नहीं, अगले वीक सही। उसने दोबारा अपने कॉन्टेक्ट्स को फोन किया और इस बार उसे काफी सारे ऑर्डर्स भी मिल गए। उसे एक होटल से $93 का ऑर्डर मिला और एक ऑफिस बिल्डिंग से $107 का ऑर्डर भी मिला। फिर जब उसे ऐसे और भी ऑर्डर्स मिले तो एडवर्ड ने मशीन का सारा लोन चुका दिया और प्रॉफिट कमाने लगा। शिकागो में एक ड्रेस मेकर था जिसने एक बार एक फैट लेडी को शॉपकीपर से कंप्लेंट करते हुए सुना कि भाई उसे अपने साइज की ड्रेस ही नहीं मिल रही। तो ड्रेस मेकर उस लेडी के पास गया और अपना इंट्रो दिया। बाद में वो फैट लेडी ड्रेस मेकर की शॉप में आई। उसकी एक सिस्टर और कई सारी दोस्तों की भी सेम प्रॉब्लम थी कि उन्हें अपने साइज के कपड़े ही नहीं मिलते थे। यही लोग ड्रेस मेकर के कस्टमर्स बने। उसने अपने फर्स्ट कस्टमर का साइज दिया। ड्रेस के अलावा वो उनके लिए लॉन्ड्री भी बनाती थी। ड्रेस मेकर ने उन लेडीज को सजेस्ट किया कि उन्हें सीजन के हिसाब से अपने लिए ड्रेस प्लान करनी चाहिए। वो ड्रेस मेकर डिपार्टमेंट स्टोर्स और मैगजीन से नई नई डिजाइन की इंस्पिरेशन लेती थी। वो अपने कस्टमर्स के लिए फैब्रिक और सैंपल रखती थी और उसके पास लेटेस्ट स्टाइल और ट्रेंड्स का एक ब्रोशर भी था। तो कस्टमर्स को उसका गुड टेस्ट पसंद था, इसीलिए वो उससे अपने लिए ड्रेसेस ऑर्डर करते थे और अपने जैसे बाकी लोगों को भी वो रेकमेंड करते थे कि वो ड्रेस मेकर से कपड़े सिलवाए। बाद में ड्रेस मेकर ने अपने लिए एक और मार्केट ढूंढ ली और वो थी लंबी लेडीज के लिए ड्रेस तैयार करना, क्योंकि उन्हें भी अपने साइज के कपड़े नहीं मिलते थे। तो ड्रेस मेकर के पास इसका सोल्यूशन था। वो उन्हें लॉन्ग स्कर्ट्स और लॉन्ग स्लीव वाली ड्रेस ऑफर करती थी, क्योंकि ज्यादातर स्टोर्स नॉर्मल बॉडी टाइप के साइज में कपड़े रखते थे। तो इससे उस ड्रेस मेकर को एक अपॉर्चुनिटी मिल गई थी कि वो इस काम में स्पेशलिस्ट बन जाए। फ्लोरिडा जेम्स को पहला काम अपने पड़ोसियों से मिला जो मिल्वॉकी मूव कर रहे थे। बड़ी ट्रकिंग कंपनीज अक्सर ऐसे छोटे ऑर्डर्स नहीं लेती थी, जैसे हाउस होल्ड आइटम्स को शिफ्ट करना वगैरह।
लेकिन जेम्स ब्रेडली खुशी खुशी ये काम करने को तैयार था। उसका बिजनेस शुरू हो गया था। कुछ ही टाइम में उसने एक और ट्रक भी ले लिया था। अब वो पूरे मिल्वॉकी के ट्रक जॉब्स लेता था और कई सारी कंपनीज भी उसे कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए तैयार थी। जेम्स ब्रेडली के जैसा एक और एग्जाम्पल है जॉन ब्रंकॉफ्ट का। वो भी एक बेरोजगार था। वैसे वो एक कॉलेज एथलीट था, लेकिन उसे अपनी पसंद का काम नहीं मिल रहा था और वो इसकी तलाश में था। फिर उसने स्प्रिंगफील्ड बॉयज क्लब खोला। यहाँ पर जॉन बॉयज को टीचिंग और कोचिंग की सर्विसेज देता था। उसने क्लब के 2 पार्ट किए, एक 8 साल और छोटे बॉयज के लिए और एक 9 से 14 साल तक के बॉयज के लिए। जॉन स्कूल के बाद उनसे मिलता था। हर बॉय से वो मंथली $5 चार्ज लेता था। हर ग्रुप में 25 बॉयज थे, जिससे जॉन की $1000 सालाना कमाई होने लगी। अब उसने एक असिस्टेंट भी रख लिया था, जिसकी सैलरी और होटल के स्विमिंग पूल का रेंट सब आराम से निकल रहा था। तो जॉन उन बॉयज को पूरे साल की एक्टिविटीज के लिए तैयार करवाता था। बॉयज उसके अंडर में बेसबॉल, फुटबॉल, बॉक्सिंग, जिम्नास्टिक्स, स्विमिंग, हाइकिंग वगैरह काफी सारी चीजों की ट्रेनिंग लेते थे। और बारिश के दिनों में वो उन्हें काइट मेकिंग, वेंगॉन और टॉय एरोप्लेन बनाना सिखाता था। वो अपने ट्रेनीज के लिए स्विमिंग इवेंट्स या बॉक्सिंग कॉन्टेस्ट भी रखता था, जो पेरेंट्स भी अटेंड करते थे। वैसे जॉब्स की बात निकली है तो किसी सिमेट्री में जॉब करना शायद सबसे अजीब काम होगा। एक दिन ऑर्थर रुगलेस कंसास से किसी पास के टाउन में जा रहे थे। रास्ते में एक टूटी फूटी सिमेट्री पड़ी थी। ऑर्थर ने यहीं पर अपने लिए एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी ढूंढ ली। ऑर्थर ने वहाँ के ओनर से बात की तो पता चला कि कई सालों से ये सिमेट्री इसी हालत में थी। उसे कोई बंदा चाहिए था जो रास्ते की घास वगैरह हटा करके वहाँ पर थोड़ी बहुत सफाई करवा दे। सिमेट्री अटेंडेंट अकेले सारा काम नहीं संभाल सकता था, लेकिन ओनर ने ऑर्थर को सीधा बोल दिया कि वो उसे काम के पैसे नहीं दे पाएगा। ऑर्थर बिल्कुल भी डिस्करेज नहीं हुआ। उसने बोला कि वो सिमेट्री लॉट को ही पेमेंट समझ करके रख लेगा। ओनर को उसकी बात जच गई और उनके बीच में डील पक्की हो गई। ऑर्थर को अपनी सर्विसेज के एक्सचेंज में $2000 वर्थ का सिमेट्री लॉट मिलने वाला था। फिर क्या था, उसने अपना काम शुरू कर दिया और अपनी मदद के लिए 2 गार्डनर भी रख लिए। उसका एक और स्मार्ट मूव था कि सिमेट्री लॉट की मार्केटिंग के लिए एक सेल्समैन को हायर करना। काम फिनिश होने से पहले ही सेल्समैन ने सारा लॉट बेच दिया था। ऑर्थर ने उसे $500 कमीशन दिया। उसने गार्डनर्स की पेमेंट और बाकी खर्चे भी निपटा दिए थे। तो कुल मिलाकर के ऑर्थर ने इस डील से $1000 का प्रॉफिट कमाया था। और अमेजिंग बात तो ये थी कि उसे टाउन के बाहर कई और सिमेट्रीज से भी ऐसे ऑर्डर मिलने शुरू हो गए थे। ऑर्थर रुगेलस अब सिमेट्री बिजनेस से साल के कई $1000 कमा रहे हैं, है ना। चलिए इसी के साथ और ऐसी कमाल की बातें आगे आपको मिलेगी, जहाँ पर हम जानेंगे पेइंग फॉर अ कॉलेज एजुकेशन के बारे में। बहुत से फेमस लोगों की सक्सेस का एक रीजन उनका अर्ली वर्किंग एक्सपीरियंस भी है। कॉलेज की पढ़ाई के साथ पार्ट टाइम जॉब करने से आप पैसे की वैल्यू को समझने लगते हैं और साथ ही डिफरेंट टाइप के लोगों से मिलने का चांस भी मिलता है। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि इस टाइप की जॉब्स आपकी पर्सनैलिटी को शेप करने में आपकी मदद करती है। जहाँ एवरेज फैमिली के बच्चे इन जॉब से काफी कुछ सीखते हैं, वहीं अमीर घरों के बच्चों को ये एडवांटेज नहीं मिल पाती है। आप चाहे तो किसी स्टोर में क्लर्क की जॉब कर सकते हैं, या लाइब्रेरी असिस्टेंट, ट्यूटर, वेटर, या फिर फास्ट फूड क्रू। कुछ और टाइप की डिफरेंट जॉब्स भी आप कर सकते हैं, जो आपको बेटर रिवॉर्ड्स के साथ एक बेटर एक्सपीरियंस भी देती है। तो मिस्टर हंटले एक दिन संडे को अपनी कार वॉश कर रहे थे। तभी एक यंग बॉय उनके पास आकर बोला, अगर आप अपनी गाड़ी को सिमोनाइज करवाएंगे तो ये ज्यादा बेटर लगेगी। हंटले ने जवाब दिया, बेशक लगेगी, लेकिन उसके $5 लगेंगे और मेरे पास अभी उतने पैसे नहीं है। तो उस लड़के ने उन्हें एक छोटा सा कार्ड दिया, जिसके सेंटर में सिर्फ एक वर्ड लिखा था, सिमोनाइजिंग। बाकी उस लड़के का नाम, एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर नीचे लेफ्ट हैंड कॉर्नर में लिखा था। मैं आपकी कार सिर्फ $3 में सिमोनाइज करूंगा और बढ़िया काम करूंगा, उसने कहा। मिस्टर हंटले को पता चला कि उसने अभी अभी उनके पड़ोसी की कार पॉलिशिंग की है। लड़के ने उन्हें ये भी बताया कि वो वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है। वीकेंड में वो कार पॉलिश का काम करता था। तो क्या मैं नेक्स्ट सैटरडे आ जाऊं आपकी कार पॉलिश करने, लड़के ने उनसे पूछा। उस लड़के ने इतनी पोलाइट वे में पूछा कि मिस्टर हंटले तैयार हो गए। उन्हें वो लड़का बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। क्या तुम इस टाइप के बाकी काम भी करते हो, उन्होंने लड़के से पूछा। जी हाँ करता हूँ, लड़के ने कहा। वो लड़का डेली एक कार क्लीन और पॉलिश करता था। हालांकि वो अभी जूनियर क्लास में ही था, फिर भी उसने अपनी ट्यूशन के पैसे खुद कमाए थे। अब उसके रेगुलर कस्टमर्स भी काफी ज्यादा बन गए थे। यही नहीं, उसके कस्टमर्स उसे रेकमेंड भी करते थे। हाँ, क्योंकि मेरा काम हमेशा बढ़िया होता है, लड़का प्राउडली बोला। उसने लोगों के पास खुद जाकर के अप्रोच की और अपनी क्लाइंट लिस्ट बनाई।
उसने अपने कार्ड्स प्रिंट करवाए और जो कोई भी उसे कार वॉश करता दिखता उसे वो अपना कार्ड दे देता था। उसने बताया कि वो ऑफिस और फैक्ट्रीज में भी विजिट करता था और जब भी वो देखता कि कोई अपनी कार में जाकर बैठ रहा है जिसे पॉलिशिंग की सख्त जरूरत है तो वो जाकर के उसे कार पॉलिशिंग ऑफर कर देता था। मुझे अभी अपने काम पर जाना है, मैं कुछ कार्ड्स आपको देता हूँ, आप अपने दोस्तों को दे देना जिन्हें कार वॉश और पॉलिशिंग की रिक्वायरमेंट हो, और मैं सैटरडे मॉर्निंग आपकी कार वॉश करने आ जाऊंगा। मुझे काम देने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। मिस्टर हंटले ने शाम को अपनी वाइफ से उस स्टूडेंट का जिक्र किया तो वो बोली कि तुमने इतने पोलाइट और एम्बिशियस लड़के को पहले कैसे ना बोल दिया, और वो भी जो इतना इनिशिएटिव ले रहा हो। तो ये थी कहानी उस स्टूडेंट की। अब आगे बात करते हैं मिशोरी, जो कि एक टैलेंटेड लड़की है। जी हाँ, वो वुड कार्विंग में माहिर थी और घंटों अपने पापा के वर्क बेंच पर वुड कार्विंग की प्रैक्टिस करती थी। एक दिन उसने वुड के छोटे छोटे पीसेस के साथ एक एक्सपेरिमेंट किया। उसने उन छोटे छोटे टुकड़ों से एक बड़ा ही सुंदर सा पपी बनाया और पिन के साथ उसे अटैच कर दिया। अगले ही दिन वो उस ब्रोच को स्कूल में पहन कर गई। उसके दोस्तों ने देखा तो उन्होंने ऐसे ही ब्रोच अपने लिए भी बनाने को बोला, और बस फिर क्या था, अगले ही दिन उसके सारे दोस्त अपने हैट्स और स्कार्फ में ऐसे ही क्यूट ब्रोच पहन करके घूम रहे थे। लड़की ने ऐसे और भी ब्रोचेस बनाए और पिन के साथ जोड़ करके उन्हें बेचने लगी। उसका पपी पिन स्कूल में हिट हो गया, सबको ये पपी पिन चाहिए था, इसीलिए उस लड़की के पास अब शॉप स्टोर के ऑर्डर आने लगे। ऑर्डर इतने ज्यादा थे कि उसे अपने पापा, भाई और बहन की हेल्प लेनी पड़ी। पहले उसके पास अपनी ट्यूशन फीस के पैसे नहीं होते थे, लेकिन अब उसे इतने सारे ऑर्डर मिलते थे कि पैसे की तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं रह गई थी। तो कहने का मतलब कोई भी आइडिया कभी भी काम कर सकता है। वैसे इस किताब की इतनी सारी कहानियां जानने के बाद में मुद्दा मामला ऐसा है और कंक्लूजन ये निकलता है इस बुक का कि अगर आपको भी फर्स्ट टाइम अपने $1000 कमाने का मौका मिलेगा तो आप क्या करेंगे। जो भी पैसा कमाओ उसे सोच समझ करके खर्च करो। आप इस पैसे को स्टॉक्स या बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन जैसा कि कहावत है, डू नॉट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। जब ज्यादातर लोग खरीद रहे हो उसी टाइम आप अपने स्टॉक्स बेच दो, और अब ज्यादा लोग बेच रहे हो तो आप उस टाइम अपने स्टॉक खरीदो। आपने इस किताब से कई सारे बिजनेस आइडियाज सीखे, तो अगर आप भी इन आइडियाज से इंस्पायर है तो आज ही अपना बिजनेस शुरू कीजिए। जैसा कि आपने हर स्टोरी में पढ़ा है कि एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर वही होता है जिसमें गट्स होते हैं। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप क्या है, कोई स्टूडेंट है, विडो है, यंग है, बेरोजगार है या कुछ भी है। आप जो कोई भी है, खुद का बिजनेस शुरू करके पैसे कमा सकते हैं। बिलीव मी, आपने यहाँ ये भी सीखा कि बिजनेस में सेलिंग कैसे की जाए। एक सेल्समैन की कॉमन इमेज है एक बातूनी इंसान की, जो पार्टी में भी चला जाए तो सेल्स के बारे में बात करना नहीं भूलता। लेकिन अगर आप इस टाइप की नहीं भी है तो टेंशन की तो बात ही नहीं है, आप फिर भी सेल कर सकते हैं। बस थोड़ा सा पैशन चाहिए और एक पर्पस होना चाहिए। आपने ये भी सीखा कि चीजें बना करके कैसे बेची जाए। प्रैक्टिस से ही कोई इंसान परफेक्ट बनता है। स्किल कोई भी हो, सीखी जा सकती है। जब आप किसी स्किल को सीखने में खूब सारी प्रैक्टिस करते हैं तो आप भी एक एक्सपर्ट बन सकते हैं। याद रखिए कि हर एक्सपर्ट कभी एक बिगनर था। आपको हमने ये भी बताया कि ग्रो करके और ब्रीडिंग से भी आप पैसा कमा सकते हैं। फार्मिंग, फिश और हनी बी ब्रीडिंग या प्लांटिंग, ये सब सुनने में थोड़ा मेहनत का काम लगता है, लेकिन अगर आप शुरुआत करेंगे तो इसके डिफरेंट प्रोसेस से गुजरते हुए आपको बड़ा अच्छा लगेगा। चीजों को अपने सामने ग्रो करते हुए देखना काफी सेटिस्फाइंग होता है। जैसे चिकन या फिश ब्रीडिंग वगैरह। हमने आपको रोड साइड बिजनेस के बारे में भी बताया, जिसमें बस यही सीक्रेट है कि आपको ट्रैवलर्स की जरूरतों का ध्यान रखना है। आपका प्रोडक्ट या सर्विस उन तक पहुंचे, इसके लिए रोड की साइड्स में विजिबल साइन बोर्ड लगाना ना भूले। स्टोर कीपिंग का भी एक बिजनेस है जिसके बारे में हमने बात की थी। शायद आपके टाउन में बहुत सारे स्टोर्स होंगे, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि कुछ जॉब्स ऐसी होगी जिसमें आप स्पेशलिस्ट होंगे, तो उसी से रिलेटेड स्टोर को ओपन कीजिए। बिकॉज आफ्टर ऑल गुड प्रोडक्ट एंड सर्विसेज हमेशा डिमांड में रहते हैं और लोग उसके लिए पैसा भी देते हैं। आपने स्मॉल बिजनेस प्रमोटिंग के बारे में भी जाना। इसमें आपको कस्टमर्स के साथ अपना रिलेशनशिप मेंटेन करना है और यही आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। लेकिन हाँ, बीच बीच में अच्छे एड्स और प्रोमोस करना बिल्कुल ना भूले, जो आपके बिजनेस को बढ़ाने में हेल्प करेगा। कुछ नया और बेस्ट तरीका सोचे जिससे कि ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स अट्रैक्ट हो। और हमने आपको मेल के थ्रू सेलिंग का आइडिया भी दिया था, लेकिन इसे शुरू करने से पहले अपनी टारगेट क्लाइंट लिस्ट तैयार करें। याद रखिए, बेस्ट सेल्स लेटर वही होते हैं जो फ्रेंडली और पर्सनल मैनर में लिखे गए हो। सेल्स लेटर में कुछ मजेदार स्टोरीज आप ऐड कर सकते हैं और लेटर के लास्ट में ऑर्डर मेंशन करना बिल्कुल ना भूले। आपको हमने सर्विस बेस्ड बिजनेस भी बताए। सर्विस बिजनेस में स्पेशलिस्ट होना बहुत जरूरी है, तभी बिजनेस चल सकता है। अगर आपको लगता है कि आप भी किसी खास चीज के स्पेशलिस्ट है,
तो कंपटीशन के चांसेस ही नहीं रहेंगे। अपने कस्टमर्स को हमेशा ज्यादा वैल्यू दीजिए, जिनसे उन्हें लगेगा कि आप उन्हें वैल्यू दे रहे हैं। इससे होगा ये कि कस्टमर्स हाई प्राइस में भी सिर्फ आपकी सर्विस चाहेगा। हमने आपको ये भी बताया कि पढ़ाई के साथ साथ कमाई कैसे की जाए। खुद का काम शुरू करके आप अपनी पढ़ाई का सारा खर्चा उठा सकते हैं, लेकिन हर एंटरप्रेन्योर की तरह उसके लिए भी बस गट्स चाहिए। एक वर्किंग स्टूडेंट काफी कुछ लर्न करता है जो उसके कैरेक्टर को बिल्ड करने में मदद करता है। क्या आपके पास भी कोई बिजनेस आइडिया है? अब आपको मालूम हो गया होगा कि पैसे कमाने के अनलिमिटेड तरीके हैं। जरूरत है तो बस घर से निकलकर हार्डवर्क करने की। सक्सेस पाने के रास्ते में कोई भी शॉर्टकट नहीं चलता है। जो लोग आज सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं वो इसीलिए है क्योंकि उन्होंने कभी हार नहीं मानी और गिव अप नहीं किया। जैसे कि पुरानी कहावत है, विनर्स नेवर क्विट एंड क्विटर्स नेवर विन, राइट? तो इसी के साथ दोस्तों ये समरी आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर शेयर कीजिएगा। और इस समरी को सुन करके आपको कोई बिजनेस आइडिया आया तो प्लीज जरूर शेयर कीजिएगा। और उसके लिए ऑल जय हिंद।